नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। मोदी सरकार का तीसरा दौर इस मायने में अलग है कि इस बार सरकार के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। वो सहयोगियों के साथ मिलकर बहुमत में है और सरकार चला रही है। जहां एनडीए गठबंधन की सरकार है, बीजेपी के 240 सांसद ही जीत कर आ पाए थे। लेकिन इस गठबंधन को चलाने के लिए तभी सब कुछ ठीक माना जाएगा जब साथ के लोग यानी साथी भी खुश रहेंगे, और साथी खुश तब रहेंगे जब उनकी मांगें भी मानी जाती रहेंगी। इसी के तहत मोदी सरकार में शामिल जेडीयू और टीडीपी लगातार बीजेपी से और केंद्र सरकार से मांग करती रही हैं कि उनके शासन वाले राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन इन दोनों ही दलों को आज तब निराशा हाथ लगी जब केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर मंत्रालय के ग्रुप ने विचार किया था और 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। रिपोर्ट का नतीजा था कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मानकों के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये बात सामने आते ही बिहार में सभी विपक्षी दलों ने अब नीतीश सरकार और जेडीयू को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि माना जा रहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी के पास लौटे हैं तो इस बार जब सरकार में हैं, सरकार का हिस्सा हैं, तो विशेष दर्जा दिला पाएंगे। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में कहा कि बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, संसद में मोदी सरकार। नीतीश कुमार और जेडीयू वाले अब आराम से केंद्र में सत्ता का रसा स्वादन करते हुए विशेष राज्य के दर्जे पर ढोंग की राजनीति करते रहे हैं। ये बेईमानी है। दिस इज ब्लेटेंट डिसऑनेस्टी। ये बेईमानी बिहार के साथ है, राजद के साथ नहीं है, महागठबंधन के साथ नहीं है। ये बेईमानी बिहार के लोगों के साथ है। वोट चाहिए भर भर के झोली में। वोटिंग स्टेट रहेगा क्या? जब झारखंड का अलग हुआ हमसे, मैंने आज भी सदन में कहा कि हमारे हिस्से में सिर्फ धूल धूप और वर्षा आई। प्रधानमंत्री जी खुद आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री थी तभी राबड़ी जी, उन्होंने आंचल फैला के मांगा था अटल जी से, और तब से ये डिमांड रही। अभी नीतीश जी, जब तेजस्वी जी ये लोग साथ थे तो बड़ी बड़ी बातें थी नीतीश जी की तरफ से। अभी हमें लगा कि 2AB की सरकार है, 2 मतलब A आंध्रा, B बिहार, तो आप हासिल कर पाएंगे। अब तो फेल कर गए भाई नीतीश जी, माफ करिएगा, आप फेल कर चुके हैं। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं तब से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। अगर प्रावधान नहीं भी है कुछ तो प्रावधान बदलिए। आप सरकार में हैं, लोगों को बरगलाते क्यों हैं, लोगों को मूर्ख क्यों बनाते हैं? भारत सरकार को ये तुरंत चाहिए कि बिहार के हक में ये फैसला ले। केंद्र की मोदी सरकार बिहार की 2 पार्टियों की बैसाखी पर भी चल रही है। एक नीतीश कुमार की जेडीयू, दूसरी चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास, और दोनों ही पार्टियां विशेष राज्य के लिए अपनी अपनी सहमति पहले ही कई बार कह चुकी हैं। दरअसल विशेष राज्य के दर्जे की मांग काफी समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग करते रहे हैं। आम चुनाव और विधानसभा चुनावों की रैलियों में वो जोर शोर से मांग उठाते रहे हैं। 2022 में बिहार में जाति आधारित सर्वे का नतीजा सामने आने के बाद बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग और तेज हुई थी। इसी सिलसिले में बिहार कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भी पास किया था, लेकिन अब केंद्र में भागीदारी के बावजूद उनकी ये मांग खारिज कर दी गई है। केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तब 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। ऐसे में अब जेडीयू और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में दिक्कत है तो बिहार को एक विशेष पैकेज दिया जाए।
हम लोग अपने संसाधन से तो पूरी तरक्की कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गरीब रह रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को विशेष सहायता, विशेष मदद की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान संविधान में भी है और नीति आयोग के मैंडेट में भी है। तो हम लोग तो कह ही रहे हैं कि विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा अगर संभव नहीं है तो विशेष पैकेज मिले, विशेष मदद मिले। इसमें कौन सी अचंभे की बात है? बात होगी और हम लोग आशान्वित हैं। स्पेशल स्टेटस एक टर्म है जो प्लानिंग कमीशन तक था। नीति आयोग के आने के बाद भी आप अगर उसका हिस्ट्री देख लेंगे तो विशेष राज्य के दर्जे से किसी को कुछ नहीं मिला है, पर हाँ लगातार राज्यों को एक विशेष आर्थिक सहायता जरूर मिली है। स्पेशल पैकेज जो जिसे कहते हैं स्पेशल आर्थिक सहायता, जिससे विकास को गति मिले, विकास की गति को रफ्तार मिले। आने वाले बजट से पूरी उम्मीद है, हमारे भरोसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे है कि आने वाले समय में जिस तरह से बिहार मजबूती से एनडीए के साथ कई वर्षों से खड़ा है, उसी मजबूती से एनडीए भी बिहार के साथ खड़ी रहेगी और बिल्कुल कुछ ना कुछ विशेष आर्थिक सहायता जरूर मिलेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को विकसित करने का काम किया है। और जहां तक रहा विशेष दर्जा या विशेष अधिकार का सवाल, वो हम दोनों जगह हमारी सरकारें हैं। हम सब देखेंगे कि बिहार को और कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं। ये विशेष दर्जा और विशेष शब्द को लोग राजनीतिक इस्तेमाल न करें। ये बिहार को राजनीति करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बिहार और बिहारी और बिहार की भावना, उसको एनडीए किसी से भी बेहतर समझती है। जेडीयू एलजेपी सत्ता में केंद्र में भागीदार हैं, इसलिए अब टोन थोड़ा सा उनका सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। इस सियासत से अलग बात करते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे के तहत होता क्या है। दरअसल संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे की शुरुआत 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ शुरू हुई। विशेष राज्य के दर्जे का विचार समाज वैज्ञानिक धनंजय रामचंद्र गाडगिल का था, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और उनके नेतृत्व में तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। आपको बता दें कि योजना आयोग को ही नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। इसका फायदा उन राज्यों के विकास में मदद करना था जो भौगोलिक या सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे राज्यों को इस दर्जे के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता और अन्य मदद केंद्र की तरफ से दी जाती थी। गाडगिल फॉर्मूले के मुताबिक विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए यह खासियत होनी चाहिए: राज्य का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी या मुश्किल हो, इलाके में जनसंख्या घनत्व कम हो, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आदिवासी आबादी हो, देश की सीमाओं के आसपास का सामरिक महत्व का इलाका हो, आर्थिक या बुनियादी ढांचे के लिहाज से पिछड़ा इलाका हो, राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब हो। आज तक इसके तहत 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा अब तक दिया गया है। इनमें सबसे पहले 1969 में 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना को यह दर्जा बाद में मिला। तेलंगाना वो सबसे नया राज्य रहा जिसे 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग किए जाने के बाद विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। विशेष राज्य के दर्जे के तहत केंद्र की योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को 90% फंड देती है, जबकि जिनका विशेष दर्जा नहीं होता उनका हिस्सा 60 से 75% तक ही होता है। बाकी पैसा राज्य सरकार को मुहैया कराना होता है। किसी वित्तीय वर्ष में जो पैसा खर्च नहीं होता वो लैप्स नहीं होता और अगले साल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये खासियत है विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर। ऐसे राज्यों को एक्साइज और कस्टम्स ड्यूटी, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स में कई रियायतें भी दी जाती हैं। लेकिन 14वें वित्त आयोग ने उत्तर पूर्व के राज्यों और 3 पहाड़ी राज्यों के अलावा बाकी सभी राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया। आयोग ने विशेष दर्जे के बजाय राज्यों को आर्थिक मदद देने की सिफारिश की,
जिसके तहत राज्यों की टैक्स में हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% करने का फैसला लिया गया था। 2015 से 2020 तक कुल टैक्स में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% रखा गया, लेकिन फिर 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत इसे 2021 से 2026 तक राज्यों का हिस्सा 41% कर दिया गया। 1% की जो कमी हुई उसकी वजह जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाना बताया गया। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अब भी एक चुनावी मुद्दा बना हुआ है, जिसके तहत बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे कुछ राज्य कई पहलुओं पर अपने पिछड़ेपन के आधार पर खुद को विशेष राज्य के दर्जे का हकदार बताते रहे हैं। फिलहाल मोदी सरकार के सामने उसके ही 2 सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों का दबाव सबसे बड़ा रहा है। टीडीपी के शासन वाले आंध्र प्रदेश और जेडीयू बीजेपी के शासन वाले बिहार का दबाव मोदी सरकार पर लगातार दिख रहा है। बिहार की दलील रही है कि उसके सामने बड़े आर्थिक चुनौतियां हैं, औद्योगिक विकास की कमी है और निवेश भी बहुत सीमित है। ये भी दलील रही कि बिहार से काटकर झारखंड को अलग राज्य बनाने के बाद बहुत से उद्योग झारखंड चले गए, जिससे बिहार में रोजगार और विकास की चुनौतियां बढ़ गईं। बिहार कुदरती आपदाओं जैसे उत्तर बिहार में अक्सर बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे की समस्याओं की दलील भी देता रहा है, जिससे कृषि कार्यों और लोगों को की रोजी रोटी पर विपरीत असर पड़ता है। बिहार अपने आधारभूत ढांचे की कमी को भी एक वजह बताता है। इसके अलावा बिहार की एक बड़ी आबादी का गरीबी रेखा से नीचे रहना भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की वजह रहा है। 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा बनाई गई रघुराम राजन कमेटी ने बिहार को सबसे कम विकसित वर्ग में रखा था और मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के आधार पर बिहार के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की एक नई प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया था, जिसके तहत फंड्स देने की बात भी कही गई थी। उधर आंध्र प्रदेश की भी ऐसी ही मांग रही है। टीडीपी का दावा रहा है कि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य के अलग होने के बाद उसके सामने आर्थिक और विकास की चुनौतियां खड़ी हो गई, जिनसे निपटने के लिए उसे विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए यह बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन फिलहाल लगता है वो गठबंधन की राजनीति के तहत कुछ नरम दिखाई देते हैं केंद्र के प्रति, जबकि राज्य में उनका मुख्य विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस इस मुद्दे को अब जोर शोर से उठा रहा है। तो विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा सियासत में काफी अहम रहा है, लेकिन असलियत में क्या ऐसा कर पाना संभव है, इस पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्र सरकार में सचिव रह चुके उद्योग विभाग के अजय शंकर जी। अजय जी, धन्यवाद बात करने के लिए एनडीटीवी इंडिया से। बिहार या आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर होने वाली सियासत को आप किस तरीके से देखते हैं? आज की तारीख में विशेष राज्य दर्जा किसी एक राज्य को देना एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे आप देखें, ये आंध्र प्रदेश भी मांग कर रहा है। अब आप आंध्र प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देखें, आर्थिक विकास देखें, तो वो तो बिहार का कई गुना आगे है वो। तो इसलिए ये ज़रा आज के दिन में मेरे विचार में किसी राज्य को विशेष राज्य दर्जा देने का निर्णय एक ऐसा प्रेसिडेंट बन जाएगा जिसमें आगे चल के बड़ी कठिनाई हो सकती है। ऐसे ही दक्षिण भारत के राज्य जो कि बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनमें ये सोच बढ़ती जा रही कि हमारे टैक्स से, हमारा टैक्स है उससे केंद्र सरकार, जो राज्य अच्छा काम नहीं कर पाए हैं, जहाँ आर्थिक विकास नहीं है, उत्पादन कम है, वहाँ वो ज़्यादा पैसा खर्च कर रही केंद्र सरकार, तो ये हमारे साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी है। तो ये भावना पहले तो नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही। तो इसलिए भारतवर्ष एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि बहुत आवश्यक है कि क्षेत्रीय असमानता है जो विकास की दरों में, उस पर कुछ ठोस कदम उठाए जाएं, जिससे कि जो राज्य पीछे छूट रहे हैं वो और पीछे न छूटे। उनमें और विकसित राज्यों में जो खाई बढ़ती जा रही, पहले तो वो रुके और फिर वे आगे बढ़ना शुरू करें। लेकिन उसमें दिक्कत जो है, और वो एक सोच की दिक्कत है कि सरकार के खर्चे से आर्थिक विकास नहीं होता है, आवश्यक है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन सरकार जैसे उद्योग लगाए तो वो तो उचित नहीं है।
उसमें फायदा नहीं होगा। सरकार वैसे ही सरकार की नौकरियां भरे तो उससे भी सरकार की नौकरियां दे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो थोड़े समय के लिए राहत मिलती है। आवश्यकता ये है कि निजी निवेश से लोगों को रोजगार मिले और आर्थिक जी। विकास की गति बढ़े। अजय जी, विशेष राज्य के दर्जे की बजाय अब आर्थिक तौर पर पिछड़े राज्यों की मदद के लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या किया जा सकता है? विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले तो किस तरीके से मदद किया जाए पिछड़े राज्यों की? विशेष राज्य के दर्जे से एकाएक राज्य सरकार को काफी पैसा मिल जाता है, अधिक पैसा मिलता है। तो उसमें कठिनाई ये है कि और राज्यों में ये मांग आएगी और एक संतुलित निर्णय केंद्र सरकार के लेने में बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई विशेष आवश्यकताएं हैं तो उसके लिए धन उपलब्ध करा के विशेष योजनाएं बनाई जा सकती है। जैसे एक उदाहरण दे दूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ बहुत आता है। तो इस बाढ़ को रोकने के लिए, संभालने के लिए एक विशेष नई योजना बनाई जा सकती है, जिसमें केंद्र सरकार ज्यादा धन उपलब्ध करा सकती है, जिसमें कि जो बाढ़ से हर साल नुकसान होता है वो कम होने लगे या थम जाए या बिल्कुल ही रुक जाए। अब ये समस्या पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी है और उत्तरी बिहार की भी है। तो इस तरीके से सोचें कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन आए, या फिर उद्योग का निवेश कैसे होने लगे, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कैसे करें। जैसे बांग्लादेश का उदाहरण दूं तो वो बहुत बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर बन गया है, कपड़े सिलकर वो लोग सारी दुनिया को देते हैं। हम नहीं सफल हो पाए इसमें। अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, बंगाल में, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कारीगर बहुत अच्छे रहे, सदियों से बहुत अच्छा काम किया है। तो हम क्यों ना इस बात पर ध्यान दें कि यहाँ गारमेंट उद्योग हम ले आए और उसको कामयाब बनाए। तो इस तरह की कंस्ट्रक्टिव सोच से बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है। वैसे तो खैर ये मांग बहुत पुरानी विशेष दर्जे की बनी रहेगी, अब कब क्या होगा उसका तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक अलग ढंग से सोच करके अच्छे परिणामों की हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एक सा है और गरीबी और पिछड़ापन इस सारे बेल्ट में एक जैसा है। जी, अजय जी शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन कुल मिलाकर दो बड़ी बैसाखियाँ जो इस सरकार की हैं, आंध्र प्रदेश की टीडीपी और बिहार की जेडीयू, दोनों विशेष राज्य की बात कर रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल नहीं लगता कि भले ही केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा इनके राज्यों को न दे तो ये नाराज़ होकर कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाएं। कम से कम आज जो प्रतिक्रियाएं हैं उससे यही समझ में आता है कि सरकार की सेहत पर अभी इस विषय को लेकर कोई भी असर पड़ता नहीं दिखाई देता है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक अहम खबर पर जो 7 समंदर पार अमेरिका से जुड़ी है। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसे लेकर अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले पद के लिए एक उम्मीदवारी तो बिल्कुल साफ है, वह रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन दूसरी तरफ से उनके सामने कौन होगा, इसको लेकर अभी थोड़ा सस्पेंस बाकी है। आपको बता दें, रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2020 के पिछले चुनाव में वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इन चुनावों में उन्हें कौन चुनौती देगा, ये सवाल अब बड़ा हो गया है, क्योंकि जो बाइडेन ने अपनी दावेदारी हटा ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की दौड़ से पीछे हटने के बाद यह सवाल अमेरिका में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना है। जो बाइडेन ने अपनी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच काफी टाल मटोल के बाद कल आखिरकार राष्ट्रपति पद की रेस से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी को अपना समर्थन देने का ऐलान भी किया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने पर राजी हो जाएगी, और अगर डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह फैसला कर लिया तो क्या अमेरिका की जनता किसी महिला को राष्ट्रपति चुनेगी, और वो भी जो भारतीय अमेरिकी और अफ्रीकी अमेरिकी हो। दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाने वाला देश, जो खुद को सबसे पुराना लोकतंत्र बताता है और सबसे आधुनिक देश भी, वो आज तक किसी महिला को राष्ट्रपति नहीं चुन पाया है। ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है। ऐसा तब है जब दुनिया के तमाम देशों, जिनमें कई तो विकास के तमाम पैमानों पर काफ़ी पीछे भी रहे हैं, उन्होंने अपने प्रमुख के तौर पर महिलाओं को चुना है। अपने आसपास देखें तो खुद भारत, फिर पड़ोसी पाकिस्तान,
बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, ये सभी वो देश हैं जहां कभी न कभी कोई महिला देश के सबसे प्रमुख पद पर रही है, राष्ट्रपति रही या फिर प्रधानमंत्री रही। यही नहीं, यूरोप के तमाम देशों में महिलाएं प्रमुख पदों पर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री महिला बनी है, तो अमेरिका ऐसा देश क्यों नहीं हो पाया है? विकास के मामले में खुद को बाकी दुनिया से आगे बताने वाले अमेरिका में क्या वो सोच विकसित नहीं हो पाई जहां किसी महिला को देश का सबसे प्रमुख पद सौंपा जा सके? ये एक बड़ा सवाल है। अमेरिका की राष्ट्रपति कोई महिला क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं हो सकती, इस पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन पहले चर्चा करते हैं इस बात पर कि कमला हैरिस की उम्मीदवारी कितनी मजबूत या कितनी कमजोर इस वक्त दिखाई देती है। कमला हैरिस अमेरिका के लिए कोई नया नाम नहीं है। उनका बायोडेटा बहुत मजबूत दिखाई देता है। पहले ही कई रिकॉर्ड वो अपने नाम कर चुकी हैं। वो सैन फ्रांसिस्को की पहली महिला डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रही। वो कैलिफोर्निया की पहली महिला अटॉर्नी जनरल रही। वो दूसरी ब्लैक महिला रही जो अमेरिकी सीनेट के लिए चुनी गई थी। वो अमेरिका की पहली महिला, पहली ब्लैक और एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी रही। और अब अमेरिका के इतिहास के एक बहुत ही खास मोड़ पर राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए भी वो तैयार दिखाई दे रही हैं। जो बाइडेन के समर्थन से कमला हैरिस की उम्मीदवारी की संभावना को काफ़ी बल मिल चुका है। बाइडेन ने कहा कि 4 साल पहले कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाने का जो उनका फैसला था वो आज तक का उनका सबसे अच्छा फैसला रहा। कमला हैरिस ने भी कहा कि बाइडेन के समर्थन से वो गौरवान्वित हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की वो पूरी कोशिश करेंगी। माना जा रहा है कि बाइडेन के समर्थन देने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में उनके रास्ते की काफ़ी बाधाएं हट गई हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए पहली इंडियन अमेरिकन, अफ्रीकी अमेरिकन महिला की उम्मीदवारी को नज़रअंदाज करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बमुश्किल अब 100 दिन का ही वक्त बचा है और डेमोक्रेटिक पार्टी में जो बाइडेन के बाद कमला हैरिस ही सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरी हैं। उम्मीदवारी मिली तो कमला हैरिस को चुनाव अभियान के लिए हासिल किए गए $10 करोड़ के फंड के इस्तेमाल का अधिकार तुरंत हासिल हो जाएगा। और अगर कोई नया उम्मीदवार लाता है डेमोक्रेटिक पार्टी तो उसके लिए तुरंत इस्तेमाल करना इस फंड के लिए उतना आसान नहीं होगा। इस बीच कमला हैरिस के लिए एक अच्छी बात और भी हुई है, वो ये कि चुनाव अभियान की जो फंडिंग रुक सी गई थी डेमोक्रेट्स के लिए, वो बाइडेन के रेस से हटते ही फिर बीते 24 घंटों में बहुत तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर हैरिस ने चुनाव के लिए इतना पैसा जुटा लिया जितना अमेरिका के इतिहास में कोई और नहीं जुटा पाया था। इसका अर्थ यह है कि काफ़ी लोग कमला हैरिस को राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि 2020 में भी कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी और उनकी शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई। लेकिन फिर कुछ खराब इंटरव्यू, अभियान का खराब प्रबंधन और अमेरिका को लेकर एक साफ दृष्टिकोण न पेश कर पाने से वो इस रेस में पिछड़ गई। हालांकि बाद में जो बाइडेन ने उन्हें अपने साथ उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना लिया था। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को तय करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन अगस्त में शिकागो में होना है, 19, 20 और 21 अगस्त को। वहीं ये साफ होगा कि हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने के लिए उतर पाएंगी या फिर नहीं उतर पाएंगी। वैसे उनके लिए एक अच्छी शुरुआत ये रही कि कई दिग्गजों ने उनके नाम का समर्थन कर दिया है। जो बाइडेन के पीछे हटते ही पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी और डेमोक्रेटिक पार्टी से पूर्व में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही हिलरी क्लिंटन कमला हैरिस के समर्थन में आ गए हैं। 2 राज्यों मिशिगन की गवर्नर ग्रेचन व्हिटमर और कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने हैरिस के खिलाफ खड़े होने से इनकार कर दिया है और 100 अन्य चुने हुए डेमोक्रेट्स के साथ हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया है। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो भी उनके समर्थन में आ गए हैं। अमेरिकी सांसद रो खन्ना और जिम क्लाइबर्न ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया है। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की कुछ खास हस्तियों ने अब भी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सबसे खास हैं। बराक ओबामा सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी आज की तारीख में डेमोक्रेटिक पार्टी में माने जाते हैं। अमेरिका की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी अभी हैरिस पर अपना समर्थन नहीं दिया है और सीनेट में बहुमत के नेता चक शुमर ने भी अभी तक कमला हैरिस के नाम का समर्थन नहीं किया है।
बाइडेन की उम्मीदवारी से पीछे हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना अभियान नए सिरे से तैयार करना होगा। समय बहुत कम बचा है, लेकिन अगर हैरिस के नाम पर एक राय नहीं बनी तो डेमोक्रेटिक पार्टी में दावेदारों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और पर्दे के पीछे डेमोक्रेट्स के बीच काफ़ी खींचतान भी दिख सकती है। कमला हैरिस को लेकर जब चर्चा चली पड़ी है तो उनकी लोकप्रियता को भी आंकने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं कि हैरिस की अप्रूवल रेटिंग्स उतनी ही कम है जितनी बाइडेन की रही ट्रंप के सामने। डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में अभी तक उनका प्रदर्शन बाइडेन जैसा ही कहा जा सकता है। पेंसिल्वेनिया में अपने ऊपर हुए हमले में बाल बाल बचने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कमला हैरिस 59 साल की हैं और ट्रंप उनसे करीब 20 साल बड़े यानी 78 साल के हैं। ऐसे में जो आरोप ट्रंप अब तक बाइडेन की उम्र को लेकर उन पर लगाते थे वो अब कमला हैरिस ट्रंप पर लगा सकती हैं। अगर हैरिस उम्मीदवार बनी तो वो ट्रंप की उम्र और उनके कई बयानों में तारतम्यता न होने के आरोप लगा सकती हैं और ये कह सकती हैं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लायक नहीं है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस के रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है, जो मिला जुला दिखाई देता है। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर माइग्रेशन क्राइसिस को हल करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी और माना जा रहा है कि इसे बहुत ही बड़ी चुनौती को हल करने में वो बहुत कामयाब नहीं रही। हालांकि अबॉर्शन राइट्स यानी गर्भपात के अधिकार के मुद्दे पर उनके काम की सराहना की गई है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को भी अब अपना अभियान नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पूरा अभियान बाइडेन विरोध पर ही केंद्रित रहा था। अमेरिका की सियासत में इस उथल पुथल पर और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ अमेरिका में बाइडेन समर्थक अजय सिंह भुटोरिया और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत, जो ORF में वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल भुटोरिया जी मेरा आप ही से है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। पहला सवाल यही, कितने अच्छी चांसेस हैं कमला हैरिस को प्रेसिडेंसी मिल जाएगी, नॉमिनेशन उनका डेमोक्रेट्स एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या चांसेस दिखाई देते हैं आज की डेट में जब हम करीब 1 महीना पीछे हैं कन्वेंशन से? ये मुझसे है क्या सवाल? जी जी अजय जी आप ही से। हाँ हाँ जी। बिल्कुल कमला हैरिस को प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और नॉमिनेशन दिया और जैसे कि सुमित जी आपने कहा कि ऑलमोस्ट 40 सेनेटर और मोस्ट ऑफ द कांग्रेसमैन ने अभी अपना सपोर्ट कमला हैरिस को दिया है कि उनकी प्रेसिडेंसी के लिए। तो अब मुझे कोई लगता नहीं है कि नॉमिनेशन के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आएगी कन्वेंशन में। आई एम ऑन द रूल्स कमिटी, जो रूल्स कमिटी कल परसों एक कन्वेंशन की जो नई रूल्स होती है वो सब अनाउंस करेगी और कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। और जैसा आपने कहा, जो हमारा ऑलमोस्ट जो फंड है $250 मिलियन का फंड रेजिंग से इकट्ठा हुआ, वो भी कमला हैरिस को ही मिलेगा। और प्लस पिछले जब से अनाउंस हुआ है तब से पिछले 40 घंटों में ऑलमोस्ट 60 से 65 मिलियन कमला हैरिस के नाम पे वन ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फंड रेजिंग हुआ है। तो पीपल आर एक्साइटेड, लोग एक्साइटेड है कमला हैरिस की प्रेसिडेंसी को लेके। प्रेसिडेंट बाइडेन ने 3.5 साल में बहुत महत्वपूर्ण काम किया और बहुत अच्छा काम किया और वो एक हिस्टोरिक प्रेसिडेंट रहेंगे। उनकी हेल्थ की वजह से उन्होंने अपने आप को अपना नाम वापस लिया है, लेकिन लोगों में बहुत उत्साह है कमला हैरिस को लेके, चाहे युवक हो। कल मैं अपने यूथ बेटे से बात कर रहा था, राज और यश से, वो कह रहे थे कि जो यूथ है वो बहुत एक्साइटेड है। तो यूथ वोट जो है, पिछली बार 2020 में प्रेसिडेंट बाइडेन को और कमला हैरिस को जिताया था, इस बार भी यूथ वोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह बाकी बैटल ग्राउंड स्टेट्स में भी अगर आप देखें, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, सब जगह, तो एक बहुत एक्साइटमेंट है। जो डिफरेंस जो कह रहे हैं कि कमला हैरिस और प्रेसिडेंट ट्रंप के भीतर जो डिफरेंस है वोटिंग का, वो अब नए पोल्स आएंगे और उसमें नया जो उभर के आएगा। जो जैसे आपने कहा था सुमित जी, इतने दिन जो सब लगे हुए थे कि बाइडेन की एज का इश्यू है, एज का इश्यू है, तो अब 78 इयर्स ओल्ड जो ट्रंप है और जो अपनी कभी-कभी मेमोरी गैफ करते हैं, बोलते हैं, उनके और कमला हैरिस के बीच का जो डिफरेंस है वो नजर आएगा लोगों को। प्लस जो ट्रंप
का जो प्रेसिडेंसी है, वो जो कहते हैं पहले दिन से वो डिक्टेटर बनेंगे, वो वुमेन्स का अबॉर्शन बैन करेंगे, वो और क्या बोलते हैं कि वो कहते हैं कि मुस्लिम बैन करेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों को अब समझ में आएगी कि इतने दिन जो बाइडेन के एज को लेके लोग जो कंसर्न थे, वो सारा फैक्टर हट गया। दे हैव अ यंग प्रेसिडेंट, दे हैव अ वेरी फ्यूचरिस्टिक प्रेसिडेंट इन मैं कमला हैरिस। इनफैक्ट तो अजय जी आऊँगा आपके पास। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष पंत साहब से लेना चाहता हूँ। हर्ष जी, इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के, दो चीज़ें। पहली बात तो ये कि कमला हैरिस एक लेडी महिला जो आज तक अमेरिका में कभी कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी, उस माइलस्टोन को अचीव करने का एक कराने का अमेरिकन वोटर के पास एक ताकत होगी आज से 100 दिन के बाद, 150 दिन के बाद। दूसरी चीज़ जो इससे जुड़ी हुई है, क्या लग रहा है कि कमला हैरिस आज की तारीख में जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन में काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली आफ्टर जो उन पे अटैक हुआ, जो उन पे गोली चली, क्या उस फाइट को फाइट दे पाएंगी, इस कॉन्टेस्ट में दिखाई दे पाएंगी कमला हैरिस? देखिए, दो जो आपने प्रश्न किए वो दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण। पहला तो ये बड़ी विडंबना है कि अमेरिका जो काफी लोगों को और बाकी देशों को ज्ञान देता है डेमोक्रेसी के बारे में, उसमें अपनी ही जो विसंगतियां हैं, जो चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल हो, उसको देखें अगर आप, तो उसमें काफी ऐसी चीजें रही जो काफी देर बाद हमको नजर आई कि उनको काउंटर करने की कोशिश करी गई। जब बराक ओबामा बने, तो बराक ओबामा जब पहले राष्ट्रपति बने अफ्रीकन अमेरिकन, तो उसमें जो इंथुजियाज्म था डेमोक्रेटिक पार्टी में और जो देश में, वो नजर आया कि पहली बार वो एक ग्लास सीलिंग ब्रेक हो रही थी। उसके बाद हिलेरी क्लिंटन आई, जब वो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एक तरह से ग्लास सीलिंग को तोड़ने में, लेकिन वो वहां तक पहुंच के रुक गई और वहां पर जाकर उनको नॉमिनेशन मिला, डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट बनी, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाए। तो वो एक जो ग्लास सीलिंग थी वो अभी भी तोड़नी बाकी है। और फीमेल प्रेसिडेंसी जिसका भी जिक्र हो रहा था, कि इससे काफी एक गैल्वेनाइजेशन जो बहुत हुआ है, मोबिलाइजेशन, एक एनर्जी जरूर डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलेगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो एक तरह से डिस्पॉन्डेंट थे जिस जिस तरह की बाइडेन की प्रेसिडेंसी थी और जिस तरह की एज को लेकर जो जो परेशानियां उनकी आ रही थी। लेकिन अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस लेवल का वो इंथुजियाज्म होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कैंपेनिंग होगी या जो रिजल्ट्स आएंगे वो इस बात पर डिपेंडेंट होंगे कि बेसिस जो दोनों डेमोक्रेट्स के हैं या रिपब्लिकन्स के हैं वो कितने गैल्वेनाइज होते हैं। रिपब्लिकन्स का हमने देखा, कन्वेंशन देखा ट्रम्प के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद, एक जो ऑलमोस्ट मेसियानिक अप्रोच ट्रम्प साहब ने लिया है, और उसके बाद जो उनका एक एक्सेप्टेंस हुआ है रिपब्लिकन बेस में, वो एक तरह से सारी जो रिपब्लिकन पार्टी वो लामबंद हो गई है उनके चारों तरफ। तो वो मुझे लगता है जो एक ऑर्गेनाइजेशनली थोड़े से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, और डेमोक्रेट्स अभी तक पीछे थे। अब कमला हैरिस का जब भी नॉमिनेशन फाइनल हो जाता है, उसके बाद जी। रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स को रीग्रुप करके किस तरह से वो न सिर्फ अपने बेस को रिवाइव कर पाए, बल्कि वो भी देख पाए जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वहां पर क्या वो सेंट्रिस्ट जो वोटर है उसको अपील कर पा रही हैं या नहीं। मुझे लगता है ये जो दो बिंदु होंगे बड़े महत्वपूर्ण होंगे कमला हैरिस की प्रेसिडेंसी जो कैंडिडेसी है उसको लेकर। मैं एक चीज़ अजय सिंह आपसे और पूछना चाहूँगा। ये कहा गया अमेरिकन प्रेस में, और बार बार कई लोग पोस्ट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपना नाम विड्रॉ करके अपने लिए एक चैलेंज खड़ा कर लिया है। ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो रेस में पिछड़ रहे थे, वो हार रहे थे डेमोक्रेट्स। क्या आपको लगता है कि ये जो नैरेटिव है ये कमला हैरिस के या डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट में जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप ये देखना है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने 3.5 साल जो है हिस्टोरिक काम किया है, सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए हैं, वर्ल्ड नेटो में लीडरशिप किया है और बहुत सारे काम किए हैं। हेल्थ जो एक इश्यू हो सकता है, उनकी एज हो गई है, उनका पर्सनल हेल्थ है और उनकी एक पर्सनल चॉइस है। वो बहुत देश के लिए कमिटेड है, देश के लिए सेल्फलेस सेक्रीफाइसेस करी है उनके 50 साल की टेन्योर में। एंड उन्होंने अपनी चॉइस करी है कि अब वो वन टाइम प्रेसिडेंसी करना चाहते हैं और नेक्स्ट कमला हैरिस को उन्होंने सपोर्ट किया है कि आगे का फ्यूचर कमला हैरिस है एंड ही सपोर्ट्स दैट। तो ये कोई चैलेंज नहीं है। जो डेमोक्रेट्स की मांग भी थी कि दे नीडेड ए यंग कैंडिडेट, उन्होंने वो पूरा फुलफिल किया है। और कोई भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आज 68 के बाद में किसी ने भी अपनी सेक्रीफाइस नहीं की है जो प्रेसिडेंट तो बाइडेन क्या ने किया। अजय जी, कैन दिस बी अ कैंपेन थीम कि पहली बार लेडी प्रेसिडेंट चुनिए?
Of course, this will be a campaign theme for first woman president to be elected. This will be a campaign theme for first black American female president to be elected, Indian American female president to be elected. So there are so many angles, and जो president कमला हैरिस के जो husband है वो Jewish origin के हैं, तो वो भी एक so बहुत सारे एंगल है जो which will be coming हर्षी, forward. एक क्विक कमेंट मैं आपका चाहूँगा। सपोज इफ कमला हैरिस की प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट हो जाती है तो एक इंडियन ओरिजिन की प्रेसिडेंट के लिए लड़ रही होंगी कमला जी, और दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प के साथ, उनकी धर्मपत्नी भी इंडियन ओरिजिन की है। तो ये इंडियंस का अमेरिका में जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे आप हर्ष? नहीं, आई थिंक वो तो पिछले कुछ सालों से सुमित जी वो नजर आ रहा है कि किस तरह से इंडियन अमेरिकन जो है वो इंक्रीजिंगली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, और उनका जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर आप किसी भी लिहाज से देखें, एजुकेशन वाइज, इनकम वाइज, इंडियन अमेरिकन का जो डोमिनेंस है अमेरिकन सोशल एंड पॉलिटिकल स्पेस में वो बहुत ज्यादा है इस समय। तो उसको लेकर ये जो हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर, इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर इंडियन अमेरिकन आज बैठे हैं, वो बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। और इसका मुझे लगता है थोड़ा बहुत फायदा हिंदुस्तान को जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हमने ये नहीं देखा कि जो कमला हैरिस है उन्होंने थोड़ा सा अपनी इंडियन ओरिजिन को डाउनप्ले भी किया है। तो अब वो कितना उसको उछालती हैं, कितना उसको यूज करती हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि वो अपनी अफ्रीकन हेरिटेज को ज्यादा उभारती हुई नजर आई पहले जब वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक होगा कि वो कैसे चलता है। आई एम सॉरी, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है। अजय सिंह जी, हर्ष जी, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, थैंक यू। और अब बारी है आज के मेगाफोन क्वेश्चन की। आज हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आर्थिक सर्वेक्षण में मजबूत भारत की झलक दिख रही है। 55% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 45% लोगों ने ना में जवाब दिया है। कल बजट पेश होना, उसके पहले आज आर्थिक सर्वे संसद में रखा गया था। तो आज इसी नोट पर छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और खबरें हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत से लोग देश में नौकरी करते हैं। हर जगह नौकरी करने की जो घंटे होते हैं प्रतिदिन, वो 8, 9 या 10 घंटे के आसपास होते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहे कि आपको 8, 9 या 10 घंटे की जगह 14 घंटे रोज नौकरी करनी होगी, तो क्या करेंगे? आईटी और ITES यानी IT इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए काम का समय रोज 10 से 14 घंटे किए जाने की मांग की है। लेकिन इसके साथ ही इसका तीखा विरोध अब शुरू हो गया है। IT क्षेत्र से जुड़ी संस्था NASSCOM इसके विरोध में है। IT और ITES कंपनियों की एम्प्लॉयज एसोसिएशन भी इसका विरोध कर रहे हैं। अकेले कर्नाटक में इस सेक्टर में करीब 20 लाख लोग काम करते हैं। कर्नाटका शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 1961 में संशोधन की सुगबुगाहट हो रही है, क्योंकि राज्य में IT सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, जिनमें BPO वगैरह भी शामिल हैं, चाहती हैं कि मौजूदा 10 घंटे की नौकरी को बढ़ाकर 14 घंटे का कर दिया जाए। The industries are pressurizing, asking for this they want. So obviously since the pressurization is from the industries there. IT क्षेत्र की कंपनियों से काफी दबाव हम पर है। अब चूंकि ये मामला पब्लिक डोमेन में है, ऐसे में मैं चाहता हूं कि सभी स्टेक होल्डर्स इस पर चर्चा करें। इसके बाद ही हम नतीजे पर पहुंचेंगे। Express for everything. So I want all the big heads on this to be debated, express their view. सूचना तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस कोशिश का विरोध कर रहे हैं। उनकी अपनी दलील है। 10 की जगह 14 घंटे काम होने से 3 की जगह 2 शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे में बड़ी संख्या में नौकरियां जाएंगी। कर्मचारी यूनियनों के मुताबिक IT सेक्टर से जुड़े 45% कर्मचारी मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। WHO और ILO के हवाले से यूनियनों ने बताया कि काम के घंटे बढ़ाने से दिल के रोगों की आशंका बढ़ जाती है। हमें ये कभी मंजूर नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। हम इस सेक्टर से जुड़े सभी कर्मियों और समर्थकों से अपील करते हैं कि वो एकजुट होकर इसका विरोध करें। ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष और सार्वजनिक नीति प्रमुख आशीष अग्रवाल ने बयान जारी करके कहा
कि हमने 14 घंटे के कार्य दिवस की सीमा या हर हफ्ते 70 घंटे काम का अनुरोध नहीं किया है। हमने बिल की प्रति नहीं देखी है, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हम हफ्ते में 48 घंटे के काम का पूरा समर्थन करते हैं, जो पूरे देश में मानक है। हमने राज्यों और केंद्र सरकार से केवल इतना कहा है कि वो इस 48 घंटे की सीमा के भीतर कुछ लचीलापन लाने पर विचार करें। सिद्धरामैया सरकार ने हाल ही में कर्नाटका के स्थानीय लोगों के लिए विशेष आरक्षण बिल लाया था। जब हंगामा मचा तो आनन फानन में सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। ऐसे में सिद्धरामैया सरकार फिलहाल श्रम कानूनों में फौरन बदलाव के पक्ष में नहीं दिखती। सिद्धरामैया सरकार का कहना है कि जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं, सबसे बातचीत के बाद ही यह फैसला किया जाएगा कि श्रम कानूनों में परिवर्तन किया जाए या नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।